सभी को नमस्कार। आज हम लोग हाइड्रोकार्बन्स का अगला पार्ट देखेंगे जिसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे और दो पार्ट इस वीडियो का बन चुका था पहले, जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से एल्कीन कैसे बनता है और दूसरा था एल्किल हैलाइड से एल्कीन कैसे बनता है। उसमें हमने तीसरा पार्ट भी ऐड किया था और वो था वुड्स रिएक्शन और कोरे हाउस रिएक्शन। उन दोनों का कंपैरेटिव स्टडी हमने उस थर्ड वाले पार्ट में देखा था। आज हम लोग फोर्थ पार्ट देखेंगे और वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन से संबंधित और थोड़ा आगे प्रोसीड करेंगे इसको, ठीक है, जिसमें हम थर्ड कैटेगरी ले रहे हैं और वो है डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब वी कार्बोक्सिलीकरण द्वारा। तो वी कार्बोक्सिलीकरण क्या होता है? वी जहाँ जहाँ लगे मतलब विहीन, है ना, विदाउट। अब कार्बोक्सिलेशन क्या है? CO2 जो गैस होती है अगर उसको हम एलिमिनेट करा दें कहीं से, CO2 जो गैस होती है अगर उसका हम एलिमिनेशन कराएं, दैट प्रोसेस नोन एज डी कार्बोक्सिलेशन। तो CO2 का निष्कासन जो है वो वी कार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। CO2 गैस का निष्कासन वी कार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर दीजिए। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं मतलब RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, RCOOH ये बोला जाता है, RCOOH की बजाय RCOOH बोला जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हम CO2 गैस का निष्कासन कर दें, इससे हम CO2 गैस का निष्कासन कर दें तो RH बचेगा और CO2 गैस निकल जाएगा। तो जो एलिमिनेशन हुआ है CO2 गैस का, इसी प्रोसेस को या इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं वी कार्बोक्सिलीकरण, डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो डी कार्बोक्सिलेशन कई तरीके से कराए जाते हैं, हम कुछ मेथडोलॉजी यूज़ करेंगे जिससे हम एल्केन बना सकें, ठीक है। तो उसमें क्या है प्रोसीजर, कैसे निकलेगा? तो कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH, अब ये है H, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। क्यों शिफ्ट होगा? क्योंकि जो R है, R और C के बीच में बॉन्ड, इस पे एज सच R माइनस के फॉर्म में ये एलिमिनेट करेगा। तो ये R माइनस के फॉर्म में एलिमिनेट करेगा तो ये H प्लस, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, तो ये निकल जाएगा CO2, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, CO2 ग्रुप निकल जाएगा। ये R माइनस और H प्लस मिलकर क्या बना देगा? एल्केन। तो दिस इज द बेसिक फंडा टू सिंथेसाइज का एल्केन बाय यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो अब इसमें हम पहला हिस्सा देख रहे हैं और वो यूज़ कर रहे हैं सोडा लाइम से, ठीक है। जैसा कि नाम से ही लग रहा है सोडा लाइम, सोडा मतलब NaOH, यहाँ पर फिलहाल NaOH आप समझेंगे, और लाइम का मतलब है चूना, और वो भी कौन सा? बिना बुझा हुआ चूना, दिस इज क्विक लाइम, ठीक। बनता कैसे है ये? इसके दो पॉइंट्स आप मेजर करके रखिए। होता ये है कि CaO को, जो लाइम है, इसको अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH विलयन के साथ या विलयन में भिगोकर सुखा लेते हैं, ठीक है। एक काम तो ये हो गया। तो जो NaOH एब्जॉर्ब किया हुआ CaO होगा उसी को हम कहते हैं सोडा लाइम। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है? इसका अगर फंक्शन देखें सोडा लाइम का, तो पर्पस ये है इसका कि जो CaO है, ये CaO अबक्रिया की दर को कम करता है। एक काम तो ये है, ठीक। दूसरा इसका काम है CaO NaOH को सूखा रखता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? सूखा रखने की बात हम क्यों मेंशन कर रहे हैं इसमें? वो इसलिए है क्योंकि जो NaOH होता है ये प्रस्वेद होता है। NaOH ये डेलिक्विसेंट होता है, जी हाँ, डेलिक्विसेंट होता है, मतलब ये वायुमंडल की नमी को अवशोषित कर लेता है, तो इसीलिए डेलिक्विसेंट बोला जाता है, मतलब ये प्रस्वेद होता है। तो NaOH, या इसको हम आर्द्रता से ही समझ सकते हैं, ये आर्द्रताग्राही भी होता है, ऐसे कह सकते हैं। यहाँ विलयन बन जाता है, यहाँ विलयन नहीं बनेगा, तो डेलिक्विसेंट होता है। आर्द्रताग्राही मतलब हाइग्रोस्कोपिक, क्लियर। तो जो NaOH गीला हो जाता है वायुमंडल में रखे जाने पर, तो CaO जो है इस NaOH के गीलेपन को रोक लेता है या NaOH को गीला नहीं होने देता है। अब देखो अगला होता क्या है इस रिएक्शन में। आप ले लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। अब ये सोडियम सॉल्ट कैसे मिलेगा? ये है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH,
इसकी क्रिया करा दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये एसिड और ये बेस, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन होगी तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा। ये देखो, ये Na और प्लस H2O, ऐसे यहाँ से ये अलग हुआ और यहाँ से ये अलग हुआ, क्लियर। तो ये H प्लस ये Na प्लस एक्सचेंज हुआ, RCOO के बन गया, और ये H प्लस OH माइनस के साथ क्या बना देगा, H2O। तो दिस इज सोडियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट, सोडियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। अब इसकी रिएक्शन हम करा दें NaOH के साथ, मतलब सोडा लाइम के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो इसको हीट अप कर दो। तो यहाँ से होगा क्या, अब देखो यहाँ से ये जो COONA वाला पार्ट है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, और ये R और H क्या बन जाएगा, RH मतलब एल्केन, और ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, दिस इज एल्केन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए आप ले लीजिए सोडियम एसीटेट, या 2 कार्बन है तो सोडियम एथनोएट, दिस द IUPAC नेम, सोडियम एथनोएट, सोडियम एथनोएट, ठीक है, या कॉमन नेम इसका सोडियम एसीटेट हो गया, सोडियम एसीटेट। अब यहाँ से COONA और NaO वाला पार्ट, और ये इसका H और इसका CH3 बन जाएगा मीथेन प्लस सोडियम कार्बोनेट, क्लियर, ये बन गया मीथेन। अगर सोडियम फॉर्मेट ले लें, थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है ये, अलग करके देखेंगे इसे। अगर हम सोडियम फॉर्मेट ले लें, मतलब HCOONA, सोडियम फॉर्मेट, जैसे सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड मतलब HCOOH, इसका अगर हम रिएक्शन कराते हैं NaOH या सोडा लाइम के साथ, तो यहाँ से COONA और ये NaO, तो ये बन जाएगा Na2CO3, और साथ में क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन। तो और भी है एक्सेप्शनल केसेस में इस रिएक्शन का, और वो ये है कि अगर हम सोडियम प्रोपेनोएट ले लें, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर हम हायर एल्केन्स इस मेथड में, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम लेते हैं, तो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड से इस मेथड के थ्रू जो हम एल्केन बनाते हैं, इट नॉट विल बी प्योर, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका भी मिक्सचर प्राप्त हो जाता है, इसलिए बहुत बेहतर मेथड ये नहीं माना जाता। अगर हम हायर एल्केन्स लेते हैं तो हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। ये हमने लिया है सोडियम प्रोपेनोएट, दिस इज सोडियम प्रोपेनोएट, है ना, प्रोपियोनेट। अगर इसकी रिएक्शन हम सोडा लाइम से करा दें तो होगा क्या, ये जनरली देखा जाए तो C2H5 और H मिलकर के बन जाएगा C2H6 हो गया, और ये Na2CO3 मिल गया हमें, तो दिस इज एथेन, और ये सोडियम कार्बोनेट, ये एथेन हो गया और ये सोडियम कार्बोनेट। लेकिन अलॉन्ग विद दैट इस हाइड्रोकार्बन के अलावा यहाँ पर ये अप्रॉक्सीमेटली पूरे कंटेंट का लगभग 44% पोर्शन बनाता है, ठीक है। जो हमें हाइड्रोकार्बन एज अ प्रोडक्ट मिलता है सोडियम कार्बोनेट के अलावा, उसमें ये केवल 44% पार्ट बनाता है। इसमें जो अगला, जैसे मीथेन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, और कुछ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी होंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये भी सब इसमें मिले होंगे, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए एथेन तो ठीक है बन गया, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ प्योर हाइड्रोकार्बन। प्योर हाइड्रोकार्बन नहीं मिला है हमें। मीथेन भी इसी के साथ मिलता है कुछ मात्रा में, हमें हाइड्रोजन भी मिलता है, हमें एथीन भी मिलता है C2H4। तो ढेर सारे हाइड्रोकार्बन्स या हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर मिलता है, इसलिए हायर एल्केन्स को बनाने के लिए इस मेथड का हम इस्तेमाल नहीं करते। दूसरे मेथड हैं, हम एक और मेथड बताते हैं आपको। एक दूसरा ले लेते हैं, ये है लेड टेट्रा एसीटेट, लेड टेट्रा एसीटेट से, लेड टेट्रा एसीटेट से, ये भी डी कार्बोक्सिलेटिंग एजेंट होता है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 का निष्कासन करने में ये सहायक होता है। लेड टेट्रा एसीटेट, द फॉर्मूला विल बी, ये लेड Pb हो गया, टेट्रा एसीटेट, एसीटेट मतलब एसिटिल ग्रुप है ना, एसीटेट, तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं AC का होल 4, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दिस इज लेड, 4 बार एसीटेट है ना, तो एसीटेट का मतलब OCCH3, इसे CH3 COO लिखते हो ना आप, तो हमने रिवर्स करके लिखा हुआ है, CH3 COO लिखते हो आप, ऐसे CH3 COO लिखते हैं आप, एसीटेट, दिस इज एसीटेट आयन,
ठीक है, तो वही हमने लिखा है OCCH3 का होल 4, दिस इज लेड टेट्रा एसीटेट, 4 बार एसीटेट है। तो अगर हायर कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें आप, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी यील्डिंग बहुत अच्छी होती है। तो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, और इसको हम रिएक्शन करा दें लेड टेट्रा एसीटेट के साथ, सॉल्वेंट ले लें क्लोरोफॉर्म रिएक्शन, मतलब CHCl3 एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं। खासियत ये है इसमें कि जो लेड टेट्रा एसीटेट हम यूज़ कर रहे हैं, उसका प्योर फॉर्म ये ले लो, तो ये C2H5COOH प्रोपेनोइक एसिड हुआ, इसको क्लोरोफॉर्म एज अ सॉल्वेंट है, और सनलाइट, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सीधे एथेन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। तो ये एथेन, ये इसकी यील्डिंग बहुत अच्छी होती है, तो आप कह सकते हैं गुड यील्ड या प्योर फॉर्म मिलता है यहाँ से हमें। क्लियर है? तो ये जो रिएक्शन थी वो सनलाइट की प्रेजेंस में, इसलिए इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब अगली रिएक्शन देखो जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वसी अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों के जलीय विलयन के अपघटन द्वारा, मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनका अगर हम सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ले लें और उसको, कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने भी सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होते हैं मोस्टली ये सब सफ़ेद क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, सफ़ेद क्रिस्टल होते हैं। जो कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं ये सब सफ़ेद ठोस क्रिस्टलीय होते हैं। इनका अगर हम जलीय विलयन तैयार करें तो ये एक वैद्युत अपघट्य की तरह कार्य करता है, मतलब इसमें अगर हम करंट पास कराएंगे तो ये प्लस और माइनस के आयनों के फॉर्म में टूटेंगे और कैथोड और एनोड पर अलग अलग प्रकार की रिएक्शंस होंगी। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कोल्बे अबक्रिया, ये भी कहते हैं। ठीक, या इसका दूसरा नाम भी है और वो है कोल्बे कहो चाहे कोल्बी कहो, है ना, कोल्बी वैद्युत अपघटनीय अबक्रिया, जिससे एल्केन बनाया जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोल्बी की रिएक्शंस, और एप्लीकेशंस बहुत पार्ट हैं इसके। होता क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट ले लिया, सोडियम सॉल्ट भी ले सकते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट हमने ले लिया और इसका जलीय विलयन ले लिया है, और इसमें हमने वैद्युत धारा प्रवाहित कर दी, मतलब इसका हमने करा दिया वैद्युत अपघटन। ठीक है, तो अगर वाटर है, पानी है, और उसमें अगर हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, ये वैद्युत अपघट्य की तरह कार्य करेगा, और उसमें 2 इलेक्ट्रोड के जरिए हम धारा प्रवाहित करेंगे, तो एनोड और कैथोड पर अलग अलग प्रकार की रिएक्शंस होंगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कैथोड जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में, कैथोड वैसे साइन होता है इसका माइनस, इलेक्ट्रोलिसिस वाले प्रोसेस में ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस जो वैद्युत अपघटन हो रहा है उसमें कैथोड माइनस होता है, और वहाँ पर जो प्रोसेस होती है वो होती है अपचयन की, रिडक्शन होता है। इस पर क्या होता है? रिडक्शन, अपचयन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, और जो एनोड होता है, एनोड, इस पर होता है हमेशा ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्याग करना। ठीक है, तो यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, अपचयन में इलेक्ट्रॉन जो पदार्थ है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है। तो अब होता क्या है, RCOO के इस पोटेशियम सॉल्ट जो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का जलीय विलयन तैयार किया है, हमें मिलता है RR, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ, और साथ में मिलेगा हाइड्रोजन गैस। क्लियर, ये मिलती है चीज़ें। अब थोड़ा सा बैलेंस कर दो, R 2 बार R हो गया, 2 बार कार्बन हो गया, हाइड्रोजन 4 बार हो गया है। तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है एल्किल के साथ जो एल्कीन मिलके बना और कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको मिलेगा एनोड पर। ठीक है, ये पोर्शन एनोड पे मिलेगा, और ये पोर्शन जो है वो कैथोड पे मिलेगा। अभी हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे इसके।
तो ये एनोड पर मिलेगा और ये कैथोड पर मिलेगा। अब इसका कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लिया हमने ले लिया पोटेशियम एसीटेट या पोटेशियम एथेनोएट, उसका हमने जलीय विलयन तैयार किया, वैद्युत धारा प्रवाहित की उसके जलीय विलयन में, तो पदार्थ या वैद्युत अपघट्य टूट गया, तो मिला क्या, CH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड साथ में KOH और हाइड्रोजन गैस, ये मिलता है पूरा ये। तो दिस इज एथेन, ठीक है इतना। तो ये सोडियम, ये पोटेशियम एसीटेट का जलीय विलयन, वैद्युत धारा प्रवाहित की और क्या मिल गया हमें, एथेन। अब इसकी क्रियाविधि देखो, मैकेनिज्म है ना। क्रियाविधि का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें अभिकारक से उत्पाद, मतलब जैसे ये अभिकारक से ये उत्पाद, या ये अभिकारक है और ये उत्पाद है, या यहाँ पर ये अभिकारक और ये उत्पाद। तो अभिकारक से उत्पाद बनने के दौरान कौन कौन से वहाँ छोटे छोटे पद शामिल थे। मतलब अगर अभिकारक से उत्पाद, ये तो लिख दिया गया तीर के द्वारा, तीर के बाईं तरफ अभिकारक और तीर के दाईं तरफ उत्पाद, लेकिन उस अभिक्रिया में कौन कौन से ऐसे छोटे स्टेप्स हैं। छोटे स्टेप्स का मतलब पहले कौन सा बॉन्ड टूटा, फिर क्या कोई ऐसी अवस्था बनी है जो शायद हमें उत्पाद में नहीं मिल रही हो, या अभिकारक और उत्पाद जो दिखाया जा रहा है उसमें कोई ऐसे इंटरमीडिएट स्टेज बने हों जो रिएक्शन में नहीं शो हो रहे ना। तो अगर हम उन सारी चीज़ों का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है क्रियाविधि। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनने के दौरान उपस्थित सभी माध्यमिक पदों का या सभी माध्यमिक पदों का क्रमिक अध्ययन, सीक्वेंस वाइज, है ना, क्रमिक अध्ययन कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनने के दौरान सभी माध्यमिक पदों का क्रमबद्ध अध्ययन, अभिक्रिया की क्रियाविधि कहलाता है। ठीक है, अभिक्रिया की क्रियाविधि कहलाता है। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनने के दौरान सभी माध्यमिक पदों का क्रमबद्ध अध्ययन, स्टेप वाइज अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स का अध्ययन करेंगे तो वो कहलाएगा क्रियाविधि। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है इसकी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इसे। अब होगा क्या, हम इसको ले रहे हैं CH3COO, इसी को लेके देख रहे हैं। ये है पोटेशियम एसीटेट, इसका जब आप वैध अपघटन कराओगे तो ये डिसोशिएट करेगा, है ना। ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, क्योंकि ये जो सॉल्ट है वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है ना, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ सॉल्ट है। तो ये डिसोशिएट करेगा CH3COO- प्लस K प्लस में। ठीक है, तो ये हो गया एसीटेट आयन, क्या हो गया, एसीटेट आयन। और ये K प्लस, जो पानी है ये भी हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा, मतलब ये भी टूटेगा H प्लस और OH माइनस आयन में। ठीक है, क्योंकि धारा जब प्रवाहित होगी, पानी में हमने वैध अपघट्य मिलाया, धारा प्रवाहित हुई और धारा प्रवाहित होने पर ये भी टूटा और ये भी टूटा, दोनों घटनाएं साइमल्टेनियस है। तो H प्लस और OH माइनस। अब होता क्या है, एसीटेट आयन जो है वो एनोड पर जाकर के ऑक्सीडाइज होता है, और जो H प्लस आयन है, H प्लस, ये कैथोड पर जाकर के रिड्यूस होता है। ठीक है, अब कैसे होगा, तो मैकेनिज्म देखो अब इसकी। तो ये इसमें क्या था, CH3COO एसीटेट आयन और ये K प्लस आयन। ठीक, अब ये माइनस वाला हिस्सा हमेशा एनोड पर जाकर के ऑक्सीकृत होगा, माइनस वाला पार्ट एनोड पर ऑक्सीकृत होता है, जबकि प्लस वाला पार्ट हमेशा कैथोड पर अपचयित होता है। माइनस वाला पार्ट एनोड पर ऑक्सीकृत होता है, मतलब माइनस वाला हिस्सा जो है एनोड पर जाकर के इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक, और जो प्लस वाला पार्ट होता है वो कैथोड पर जाकर के इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब ये जो प्रोसेस है ये फ्री रेडिकल बेस है, मतलब मुक्तमूलक अभिक्रिया हो रही है यहाँ पर। यहाँ जो हिस्सा है ये मुक्तमूलक बेस्ड है, मुक्तमूलक आधारित अभिक्रिया है, ये मुक्तमूलक आधारित अभिक्रिया। तो ये ध्यान रखेंगे। वैसे भी कोल्बी की जो प्रोसेस है वो प्लस माइनस के फॉर्म में तो है, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, लेकिन जो एनोड पर प्रोसेस होती है, एनोड पर जो अभिक्रिया होती है वो मुक्तमूलक आधारित होती है। कैसे, देखो ये है CH3COO-। ठीक, माइनस, इसके नीचे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब लिया उसने एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दिखाए 2 जाते हैं, जिसमें एक इस खुद का है, इस ऑक्सीजन का, और एक उसने जो गेन किया था। ठीक है, अब ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा,
तो जब लूज़ कर देगा, हम ऐसे दिखा रहे हैं डॉट, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये जो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन लिया था उसने निकाल दिया। अब ये हो गया फ्री रेडिकल, ये हो गया मुक्त मूलक, ठीक है। अब ये जो एसीटेट का पार्ट फ्री रेडिकल के फॉर्म में है, ये यहाँ पर होमोलिटिक क्लेवेज होता है, यहाँ पर सममित विदलन, जैसे सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो यहाँ पर होमोलिटिक क्लेवेज होता है, इस पार्ट में होमोलिटिक क्लेवेज होता है, और एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है और एक इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन के पास आता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आएगा, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। तो अगर आप देखें तो ये जो होमोलिटिक क्लेवेज हुआ है, जिसके कारण यहाँ मिल जाएगा क्या? मेथिल फ्री रेडिकल, और ये मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो एलिमिनेट कर गया, यहाँ से निकल गया, लिबरेट हो गया यहाँ से, ये बन गया मेथिल फ्री रेडिकल, मेथिल मुक्त मूलक, ठीक है, मेथिल फ्री रेडिकल। अब ये जो मेथिल फ्री रेडिकल है, आखिर रिएक्शंस में अगर आप देखें तो यहाँ 2 एसीटेट आयन थे ना, 2 पोटेशियम एसीटेट के सॉल्ट हैं। अगर आप दिखाना चाहें तो यहाँ भी 2 करके दिखा दीजिए, क्योंकि जो हम यूज़ कर रहे हैं वो 2-2 मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, 2-2 मॉलिक्यूल, पानी भी 2-2 मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं, तो 2H+, 2H+। अब हमारे पास जो सोडियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट का जो पार्ट है, मतलब एसीटेट आयन जो है वो 2 बार है, 2 मोल्स हमने यूज़ किया है। तो एक मोल के साथ अगर हमें मेथिल मुक्त मूलक मिला, दूसरे वाले के साथ भी मिलेगा, मतलब यहाँ एक और मिलेगा, ये है मेथिल मुक्त मूलक यहाँ पर भी, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और वो हो जाएगा क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज एथेन। तो ये जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ये कहाँ होती है? एनोड पर। तो कोल्बी की वैरुत अपघटनीय अपक्रिया में एनोड जो बेस्ड रिएक्शंस हैं वो फ्री रेडिकल है। कौन सी है? फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक आधारित अपक्रिया, जिसमें एसीटेट आयन जो है वो लिए गए इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और बना लेता है फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रॉन अलग हो गया। और ये जो एसीटेट आयन का फ्री रेडिकल पार्ट है, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो बॉन्ड पड़ा हुआ है, यहाँ पर सममित विदलन होता है। सममित विदलन मतलब समान प्रकार का विदलन। जैसे सिंगल बॉन्ड है, जैसे यहाँ हम दिखा देते हैं, जैसे मान लो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो मतलब ये ऐसे हो गया बेटा, ठीक। तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेके चला गया, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके चला गया, इसको बोलते हैं सममित विदलन, समान प्रकार का टूटना। विदलन मतलब होता है टूटना, विदलन हम बोल रहे हैं ना, विदलन मतलब होता है टूटना, विखंडन कह सकते हैं आप, टूटना, विदलन, क्लेवेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया समान प्रकार का। ऐसे मान लो अगर जैसे ये है क्लोरीन, अब इसका अगर बॉन्ड टूटे तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो यहाँ मिलेगा हमें H+ और यहाँ मिलेगा हमें Cl-। ये समान प्रकार का विदलन नहीं हुआ है, क्योंकि साझे के जो इलेक्ट्रॉन थे वो केवल एक परमाणु के द्वारा लेके चला गया, तो इस पे हो गया माइनस, इस पे हो गया प्लस, ठीक। इसको बोलते हैं असममित विदलन, मतलब अनसिमेट्रिक क्लेवेज, समान प्रकार का विदलन नहीं है ये। एक परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया, और यहाँ पर म्यूचुअल जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों लोगों ने अलग अलग बांट लिए। तो ये समान प्रकार का विदलन और ये असमान प्रकार का विदलन, इसको बोलते हैं सममित और इसको बोलते हैं असममित। क्लियर? अब ये जो एथेन बना, यही हुआ, यहाँ पर यही हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके चला गया, एक इलेक्ट्रॉन ये, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, तो ये ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन था वो इधर आया, तो इसके बीच में भी डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो निकल जाएगा क्या? C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CO2, कार्बन नेचर अलग हो गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन आया है इस पर, वो बन गया फ्री रेडिकल के फॉर्म में। तो एसीटेट के ऐसे कई हिस्से हैं, हम 2 मॉलिक्यूल्स दिखा रहे हैं, तो ये मेथिल फ्री रेडिकल और ये मेथिल फ्री रेडिकल, ये आपस में शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को और बना लेंगे एथेन को। क्लियर? तो एनोड पे हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा था? एथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब दूसरा देखो, इसी में कैथोड पर क्या हो रही है अपक्रिया? कैथोड पर ध्यान रखिएगा, हमेशा अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन। कैथोड पर हमेशा अपचयन, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण। अब कैथोड इलेक्ट्रोकेमिकल जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, वैध अपघटनीय अपक्रियाएं हैं, इसमें कैथोड होता है माइनस। क्या होता है? माइनस। इस पे चार्ज जो होता है, मतलब जब हम बैटरी की क्लिप से इसको जोड़ देते हैं प्लेट्स या रॉड को, तो उस पर चार्ज आता है माइनस, ठीक है। उसका ओरिजिनल खुद का कोई चार्ज नहीं होता, बैटरी के जिस पोल से जोड़ दिया जाएगा इलेक्ट्रोड भी वैसे ही हो जाएगा, तो उस पर होता है माइनस कैथोड पर,
क्योंकि इस पर अपचयन होता है इसलिए इसको कैथोड कहते हैं, और इस पर चार्ज इस समय क्या है, माइनस का। तो जब माइनस है तो इस पर कौन से आयन आएंगे सोल्यूशन में, प्लस वाले आयन आएंगे। माइनस की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, प्लस वाला। प्लस की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, माइनस वाला। जैसे एनोड प्लस में था तो इस पर माइनस वाले आयन अट्रैक्ट हुए, वहाँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म प्रोसीड हुई जिससे हमें एल्केन मिल गया इन द फॉर्म ऑफ गैस। कैथोड पर इस समय माइनस है तो प्लस वाले आयन आएंगे और वहाँ पर होगा अपचयन। अब इस पूरे सॉल्यूशन में देखो तो K प्लस भी है और H प्लस भी है। K प्लस और H प्लस जाएगा कौन, K प्लस और H प्लस में जाएगा कौन, तो होता ये है कि जो K प्लस का विद्युत रासायनिक जो एक श्रेणी होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, अगर आप देखें तो जो K प्लस है, मतलब जो क्षार धातुएं हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब के मानक अपचयन विभव कम होते हैं। मानक अपचयन माइनस में होती ना वो सब, तो मानक अपचयन विभव कम होते हैं, जबकि मानक अपचयन विभव कम होते हैं, जबकि हाइड्रोजन का जो H प्लस आयन का मानक अपचयन विभव होता है उनके सापेक्ष ज़्यादा होता है। H प्लस आयन का मानक अपचयन विभव ज़्यादा होता है, इसीलिए हाइड्रोजन अर्थात H प्लस आयन जो है वो कैथोड पर जाकर के अपचयित होता है। कैसे, ये वाला H प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, बनाएगा H, क्लियर। अब ये H इसको 2 टाइम्स आप दिखा दो, 2 बार, ठीक, ये अपचयन हुआ है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये नवजात अवस्था में है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बना लेगा और कन्वर्ट है किसमें, H2 गैस के फॉर्म में, तो ये अपचयित होकर के बाहर निकल जाएगा। ये हो गया कैथोड पर। तो एनोड पर हमें मिल गया बेटा एथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, कैथोड में मिल गया हमें H2 गैस, क्लियर। अब सॉल्यूशंस में क्या पड़ा हुआ है देखो जरा, ये भी पड़ा हुआ है, ये भी कैथोड पे नहीं गया था, OH माइनस भी पड़ा हुआ है, OH माइनस भी पड़ा हुआ है सॉल्यूशन में। तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, K प्लस OH माइनस, ये मिलकर के बना देंगे KOH। तो दिस इज द मेन प्रोडक्ट, ये KOH यहाँ मिल गया जो सोल्यूशन में पड़ा रहेगा, जो विलयन था वह अपघटनी सोल्यूशन उसमें ये पड़ा रहेगा, क्लियर। कोल्बी का दूसरा स्टेप, कोल्बी का जो रिएक्शंस था उसका एक दूसरा पार्ट हम देख रहे हैं, और उसमें एक थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। कार्बन नंबर्स बढ़ जाने पर थोड़ा सा एक्सेप्शन बढ़ जाते हैं यहाँ पर। तो वो क्या है, हमने ले लिया है सोडियम प्रोपेनोइड और सोडियम प्रोपेनोइड, पोटेशियम सॉल्ट लिया था, पोटेशियम सॉल्ट भी ले सकते हैं आप। तो सोडियम प्रोपेनोइड ले लिया है, 3 कार्बन हो गए, 2 1 3, और इसके जलीय विलयन का हम वैधपठन करा रहे हैं, तो हमें मिल रहा है एन ब्यूटेन प्लस CO2 NaOH और H2। तो सिंपल रिएक्शन है ये जो एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप 2 टाइम्स ऐड हो गया, C2H5 एंड अगेन C2H5, तो मिल गया हमें। मैकेनिज्म अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एन ब्यूटेन मिला है ये प्योर एन ब्यूटेन नहीं होता है, इसके साथ दूसरे हाइड्रोकार्बन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड का एक डेरिवेटिव होता है एस्टर, उसका पूरा मिक्सचर मिलता है। तो वो कैसे मिलता है बस हम ये बता रहे हैं आपको। देखिए अब ये जब आप इसकी मैकेनिज्म देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सोडियम सॉल्ट है वो डिसोशिएट करेगा, धारा प्रवाहित करने पर ये माइनस पार्ट, ये प्लस पार्ट, पानी भी टूटेगा H प्लस OH माइनस में, ठीक है। इनको 2 टाइम्स कर दो तो कि 2 मोल्स यूज हुए हैं, ठीक है। अब एनोड पर देखो क्या होगा, एनोड पर अपक्रिया होगी क्या, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है तो माइनस वाला आयन आएगा यहाँ पर, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, क्रियाविधि जो है वो मुक्त मूलक टाइप की होगी। अब देखो यहाँ ये है C2H5 C डबल बॉन्ड O, फिर O इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो बन जाता है C2H5 CO, ये हो गया ऑक्सीजन फ्री रेडिकल और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। यही जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, यही जो घटना है वो क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। इसलिए हम बोल रहे थे कि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। अब ये जो मुक्त मूलक है कार्बोक्सिलिक एसिड का मुक्त मूलक C2H5CO, ये फर्दर यहाँ पर होगा होमोलिटिक क्लेवेज, यहाँ होगा होमोलिटिक क्लेवेज, और इससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये एथिल ग्रुप अपना लेके चला जाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर अंदर आएगा। तो इससे यहाँ क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। तो होगा क्या, C2H5 का फ्री रेडिकल और प्लस CO2 गैस, ये एनोड पर, क्लियर। ये जो C2H5 है ये 1 मोल लिया हमने तो 1 मोल बना,
ठीक है। अब अगर हम मान लो यहाँ 2 मोल्स दिखा रहे हैं तो 2 एथिल फ्री रेडिकल बने हैं, दिस इज एथिल फ्री रेडिकल, ठीक है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, ऐसे H H H, क्लियर है, ये पार्ट होगा इस तरह से CH3 CH2 डॉट, तो ये हो गया एथिल फ्री रेडिकल। क्या हो गया? एथिल फ्री रेडिकल। अब यही जो है 2-3 तरीके से इंटरैक्ट हो सकता है। अब देखो कैसे, ये C2H5 और एक दूसरा C2H5, ये दोनों मिल जाए तो क्या बन जाएगा? एन ब्यूटेन, ये तो बनेगा ही, C2H5 और फिर C2H5, तो एक प्रोडक्ट तो ये हो गया, ठीक। दूसरा प्रोसेस देखो, ये C2H5 और ये C2H5, अब इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाए, जैसे देखो ज़रा, ये मिल जाता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है। अब ये कैसे हुआ? एक हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन ये अपना गेन कर ले, मतलब यहाँ से यहाँ अगर हम देखें, हम ऐसे दिखा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं, तो अगर आप देखें तो यहाँ से हाइड्रोजन एक लूज हुआ है ना, इसने एक हाइड्रोजन दे दिया है, तो ये C2H4 बन गया। अब जो हाइड्रोजन दिया है तो ये हाइड्रोजन का निकलना +H - O, मतलब हाइड्रोजन जब आता है, जुड़ता है, हाइड्रोजन अगर किसी के साथ जुड़ता है तो वो कहलाता है अपचयन, और हाइड्रोजन निकल जाता है तो कहलाता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। तो ये हाइड्रोजन निकल गया तो ये हो गया है ऑक्सीडेशन, तो दिस इज द प्रोसेस, ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पर। और ये क्या हुआ है? हाइड्रोजन ऐड हो गया, जुड़ गया, अगर 5 था एक और गया 6, तो ये है रिडक्शन। तो अब इस एथिल, जैसे ये घटना मेथिल में नहीं हो सकती थी, ध्यान रखिएगा, ये घटना जो मेथिल फ्री रेडिकल है वहाँ पॉसिबल नहीं थी, लेकिन C2H5 डॉट अर्थात एथिल मुक्त मूलक में ये घटना पॉसिबल है कि C2H5 डॉट और C2H5 डॉट, एक हाइड्रोजन ये अपना ले दे, ये एक हाइड्रोजन अपना दे दे और ये ले ले, तो ये देगा C2H6 और C2H4। तो आपको क्या मिल गया? एन ब्यूटेन भी मिल गया इस कोल्बी की प्रोसेस में, एथेन भी मिला, एथिलीन मिला, दिस इज अनसैचुरेटेड एथिलीन है ये, और एक कंपाउंड और मिलता है, ये अगर आप देखो तो ये था एथिल प्रोपेनोएट या प्रोपेनोएट का फ्री रेडिकल, ये वाला पार्ट जो फ्री रेडिकल था, ये रिएक्शन में मौजूद एथिल मुक्त मूलक के साथ, एथिल जो फ्री रेडिकल उसके साथ क्रिया करके बना लेता है C2H5 COO C2H5, दिस इज एथिल प्रोपेनोएट या एथिल प्रोपियोनेट, ठीक है। तो आपको जो इस सोडियम प्रोपेनोएट का, अगर आप सोडियम सॉल्ट का इसके जलीय विलयन का व्यवधान कराएंगे तो आपको एन ब्यूटेन मिलेगा, लेकिन ये प्योर फॉर्म में नहीं होगा। अलॉन्ग विद दिस प्रोडक्ट एथेन भी मिलेगा, एथिलीन भी मिलेगा और साथ में एथिल प्रोपेनोएट मिलेगा, क्लियर। तो इस बिहाफ पर ये है। और एनोड कैथोड की रिएक्शन क्या होगी? कैथोड की रिएक्शन सिंपल है, जो H+ आयन है वो H+ आयन वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बनाएगा हाइड्रोजन H नवजात रूप में, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना कहलाता है अपचयन, तो ये हो जाएगा। और ये जो नवजात हाइड्रोजन है ये आपस में रिएक्शन करके H2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएंगे, क्लियर। तो कोल्बी पर आधारित 2 क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएंगे, ठीक है। एक है सोडियम फेनिल एसीटेट, इसका जलीय विलयन लिया गया है और वर्धित अपघटन कराया गया है, तो आपको प्रोडक्ट बताना है क्या बनेगा। मेन बताइएगा, मेन जो हाइड्रोकार्बन है, जो हाइड्रोकार्बन यहाँ मिल रहा है वो क्या बनेगा, अदरवाइज चीज़ें कॉमन है क्या, हाइड्रोजन गैस निकलने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और यहाँ सोडियम है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा। आप मेन हाइड्रोकार्बन बताएंगे एज अ आंसर में, उत्तर के रूप में आप मेन हाइड्रोकार्बन, सेम एज यहाँ है सोडियम डाइफेनिल, ये है C6H5, ठीक है। जो बेंजीन होता है उसके एक हाइड्रोजन हट गया है तो C6H5, तो सोडियम डाइफेनिल एसीटेट कोल्बी की वैद्युत अपघटनीय अपक्रिया कराएगी, ये प्रोडक्ट क्या होगा, क्लियर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में हमें इन्फॉर्म जरूर करेंगे आप, ठीक है। और
कोल्बी की जो रिएक्शंस हैं उससे हम हाइड्रोकार्बन्स तो प्रिपेयर करते हैं, हायर जो नंबर ऑफ कार्बन्स हैं उनके एल्केन्स तो हम बनाते ही बनाते हैं। कोल्बी की जो रिएक्शन से हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी बनाते हैं, मतलब जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो भी हम इस रिएक्शन से प्रिपेयर कर लेते हैं। खास बात ये होती है कि अगर आप कोल्बी में मेथोडोलॉजी में रिएक्शन देखें तो यहाँ एक नया बॉन्ड एल्किल एल्किल के बीच में बनता है। यही खासियत है कि अगर आप मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, तो वहाँ सिंगल बॉन्ड बन जाएगा एल्किल ग्रुप के बीच में, और अगर पहले से ही अटैच्ड कोई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है तो वहाँ एक बॉन्ड और जब आ जाएगा तो वो डबल बॉन्ड बना देगा। और अगर डबल बॉन्ड पहले से ही प्रेजेंट है वहाँ पर, डबल बॉन्ड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन वाले सेंटर पे डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो वहाँ पर एक बॉन्ड और आ जाएगा जिससे वो एल्काइन बना देगा। मतलब एल्कीन और एल्काइन तीनों बना सकते हैं कोल्बी की वैध-अपघटनीय अपक्रिया के द्वारा। ठीक है, तो एल्कीन और एल्काइन बनाने की मेथोडोलॉजी जो है वो हाइड्रोकार्बन का जो अनसैचुरेटेड पार्ट है उसमें हम लोग देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। Again, I am telling about, please subscribe, share and like it. Thank you.